कल हमने जी तीन बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस की थी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेसिकली रूल्स और गाइडलाइंस हैं जिनको कंसिडर करते हुए हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन, और लास्ट वन थी एक्रूअल अजम्पशन। रौनक सीधा, नहीं तो आगे आ जा। टोटल हमारे पास 14 कॉन्सेप्ट्स हैं। 3 फंडामेंटल अजम्पशंस हमने कल कर ली थी जिसे हर एक बिजनेस एंटरप्राइज को फॉलो करना पड़ता है वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है कि अगर आप इन 3 में से किसी भी एक फंडामेंटल अजम्पशन को फॉलो नहीं कर रहे हो देन यू हैव टू इंटीमेट इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने किसे फॉलो नहीं किया है और क्यों फॉलो नहीं किया है। पेज नंबर 3.5 टॉप ऑफ द पेज, हेडिंग इज गिवन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ब्रैकेट चेक करें। उन 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स के अलावा फर्स्ट वन का नेम क्या है जी? जब हमने पहली बार टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी मैंने आपको 2 सर्कल्स बना के दिखाए थे और आपको बोला था ओनर एंड बिजनेस आर फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। ऐसा मैंने बोला था बिकॉज अकाउंटेंसी हमें बताती है कि आपको एक प्रिंसिपल फॉलो करना है जिसका नाम अभी अभी आपने पढ़ा, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अब एंटिटी हम टर्मिनोलॉजी में पढ़ चुके हैं जी। एंटिटी जो है वो एक बॉडी है, एक इंस्टीट्यूशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है। साथ में लिख दिया जी अकाउंटिंग। एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है। अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है ओनर एंड बिजनेस आर 2 separate entities. We prepare the books of accounts of. We record everything from whose point of view? That is why when the owner introduces money into the business, 2 accounts comes into existence. Please name them. Cash and capital. Capital is the liability of the business towards owner. Cash is the amount of money invested by owner into the business. That's it जी, आइए रीड कीजिए। According to the business entity principle, business is considered to be from its business transactions are recorded in the books of accounts from whose point of view? And not from whose point of view? Owners being regarded as the amount in capital account is considered as their account with the business is credited with capital introduced. अब इतना आपको मालूम है प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है और ड्रॉइंग्स कैपिटल को कम करता है, वही लिखा हुआ है जी। ये हो गई आपके अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन। उसको आप हाईलाइट कर दीजिए एक एग्जांपल के साथ, वो नीचे आ गया। अमृत स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख बाय चेक। Since the firm has received the amount, it will debit bank account and credit Amit's capital account. Thus, the transaction is recorded in the books of the firm from firm's point of view. Last line पढ़ लीजिए। Business entity principle is applicable to be it a or sole proprietorship, partnership, cooperative societies, not-for-profit organization, company form of organization. In whichever form you do business or social service, this entity, accounting entity concept is applicable everywhere, means everywhere you prepare the books of accounts of business or NPO, that is not for profit organization, and owner are separate from the business. From whose point of view? From whose point of view? Accounting point of view. Next heading please. अगर याद हो जी अकाउंटिंग प्रोसेस, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना किसे? बिजनेस ट्रांजैक्शन को। फिर उसे क्या करना? मेजर इन मॉनेटरी
terms. Then comes the first practical part, that is recording, which takes place in which book? Journal. तो यहां पर आपका प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. अकाउंटेंसी बोलती है जी अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा जो किसमें मेजरेबल हैं, मॉनेटरी टर्म्स में. अगर कोई ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल नहीं है, डजंट मैटर हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर द बिजनेस, वी विल नॉट रिकॉर्ड इट. और यही जो आपका मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल है, दो लिमिटेशंस हैं इसकी, ड्रॉबैक्स एंड डिसएडवांटेजेस है. पहला अभी अभी आपको बताया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस, ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज, हेल्दी वर्क एनवायरमेंट, ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज. ये सारे फैक्टर्स आपके बिजनेस को अच्छे तरीके से रन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स डजंट रिफ्लेक्ट देम. सेकेंड, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का एक और ड्रॉबैक है, ये समझता है कि पैसे की वैल्यू स्टैटिक है. मींस आज से 50 साल पहले लाख रुपए में जो आता था, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 50 साल पहले लाख रुपए पे उसे रिकॉर्ड करते थे, आज भी वो लाख रुपए पे ही चला आ रहा है. आप आज अगर 10,000 रुपए में कुछ गुड्स खरीद सकते हो, आज से 6 महीने के बाद क्या आपको 10,000 में सेम नंबर ऑफ गुड्स मिलेंगे? जल्दी बोलो जी. मंजीत भैया पीछे खड़े हैं, मेरे को बता रहे थे इन्होंने फोन लिया था, और वो फोन इन्होंने लिया था अराउंड 17-18,000 का, और आज की डेट में वही फोन वही मॉडल 25,000 का हो गया. एंड इनको फोन लिए को साल हुआ है. बट अगर इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई जाएंगी तो इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फोन अभी भी कितने पे होगा? 17,000 माइनस डिप्रीसिएशन. आज सेम मॉडल इन्हें नया लेने जाएंगे तो 17,000 में मिलेगा नहीं. बट मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बोलता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो जिस वैल्यू पे आपने उस टाइम पर पैसा पे किया था. आइए जी, अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द. स्टेटिंग डिफरेंटली, मनी इज द in, and this principle suffers from two major limitations. First one, transactions and events that cannot be measured in are not recorded in the, howsoever important they may be to the. For example, human resources with the enterprise are important to the, but are not accounted and therefore not shown in, because they cannot be measured and expressed in. The value of money is considered to be static as the transactions are recorded at the value as on the transaction date and continue to be shown at the recorded value. In reality, due to goods that can be purchased for 1,000 today may be purchased for say 1,200 later. Money measurement principle and accounting entity principle clear hai ji? Third one please. I hope you know the meaning of accounting period. वो पीरियड, टाइम पीरियड जिसके लिए क्या की जाती है? अकाउंटिंग, उसे बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड. इन आवर कंट्री वी फॉलो फाइनेंशियल ईयर विच स्टार्ट्स ऑन एंड एंड्स ऑन. इन डेवलप्ड वर्ल्ड, यू नो द मीनिंग ऑफ डेवलप्ड वर्ल्ड ना? यूएस, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये डेवलप्ड वर्ल्ड है. इन डेवलप्ड वर्ल्ड में अकाउंटिंग पीरियड इज नॉट फाइनेंशियल ईयर. There the accounting period followed is calendar year. 1st of April हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर पे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी नहीं खोलते हैं. ये अंग्रेज चले गए, हम अभी भी फंसे हुए हैं फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1st of April से 31 मार्च. तो अकाउंटिंग पीरियड उनका कैलेंडर ईयर हुआ, हमारा फाइनेंशियल ईयर. कल किया था गोइंग कंसर्न अजम्पशन, बता सकते हैं? कल ही किया था इसी टाइम. Going concern assumption. Whenever we start a business, we think that we'll continue it for a foreseeable period of time and we don't have any intention to close it or to scale down its operations. Yes or no? Means हमारे business की life हम तो मान के चलेंगे indefinite. Yes or no? फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर में बनाने की जरूरत क्या है? धंधा तो चला ही जा रहा है. जब धंधा बंद करेंगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बना लेंगे.
So why there is a need to follow accounting period? The name of the principle is accounting period principle. Users of accounting information याद है? Internal and owner management. बोलिए. Bank, government, customer, researchers, creditors, employees. ये वेट करेंगे आपके धंधे के खत्म होने की? आपका धंधा 100 साल चल गया, 100 साल में तो सब मरमरा जाएंगे. They want information. Which information? Social media? के accounting information. After regular intervals of time period to make informed decisions. मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए फंड रिक्वायरमेंट के लिए, प्लानिंग के लिए, एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए. सरकार को हर साल के बाद आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि आपसे क्या चार्ज करना उन्होंने? टैक्स. बैंक वालों को आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए क्योंकि उन्होंने पैसा आपको उधार दे रखा है. दे वांट देयर प्रिंसिपल मनी एज वेल एज इंटरेस्ट मनी बैक. So they want the information at regular intervals. That is why we divide the life of the business into smaller units. And that smaller unit is generally, पासी साहब ध्यान इधर दो, जब मैथ्स की ट्यूशन पे जाते हो ऐसे ही करते रहते हो? वहां तो रोज जाते हो, वहां तो पेपरों में भी जाते हो. Am I right? यहां आते ही नहीं. कल छुट्टी पे थे, अब आए हो तो टांके ही भिड़ी जा रहे हैं तुम्हारे और उसके. इधर ध्यान दे लो. आओ जी पढ़ो. According to the accounting period principle, life of an enterprise is broken into usually of so that its performance is measured at. The account of an enterprise are maintained following, meaning the enterprise shall continue its activities for a users of financial statements, especially management, and requires information from the accounts at so that decisions can be taken at the management requires information at regular intervals to assess funds requirement, short term as well as long term. Bank requires accounting information periodically because they have invested and have to ensure its safety, and in view of the above, life of the enterprise is broken into usually, which is termed as an accounting period is the interval of the time at the end of which profit and loss account or statement of P&L in case of companies and balance sheet are prepared to ascertain the result and resources of the business. And next one जी क्या है नेम? डिस्क्लोजर. समझते हो? डिस्क्लोजर सब कुछ बताना. अकाउंटिंग में फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बोलता है कि जब भी आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो, यू हैव टू डिस्क्लोज एवरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ. तो दैट इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. अगर आप इसे फॉलो नहीं करोगे, आप चीजों को कंसील करोगे, फैक्ट्स को छुपाओगे, तो फिर आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाएगा. दैट इज करेक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन विल नॉट बी अवेलेबल. आइए जी. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स of all significant information relating to the economic affairs of the entity. Apart from legal requirement, legally तो जो आपको दिखाना है वो तो दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि डंडा है. Good accounting practice requires all, क्या लिखा? Material and significant information to be disclosed. I hope significant का तो मतलब आपको मालूम है. Material का मतलब रॉ मटेरियल से नहीं है. मटेरियल को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. पांचवें प्रिंसिपल का नाम पढ़ लो. हाँ जी. डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन विल रिजल्ट इन, disclosure of material information will result in, for example, the reasons for low turnover should be
सेल जितनी हुई है वो तो दिखाओगे ही दिखाओगे, कम हुई ज्यादा हुई सेम हुई डजंट मैटर। लो टर्नओवर क्यों हुई वो दिखाना पड़ेगा आपको। कोविड के दौरान सब चीजों की शॉर्टेज थी बोलो, किसी चीज की शॉर्टेज नहीं थी, सब चल रहा था, सारी इंडस्ट्री चल रही थी। पहले महीने के बाद सबको पासेस दे दिए गए थे, सब चल रहा था। अगर ना चल रहा होता बेटा भूखे मर जाते। बताओ क्या नहीं मिल रहा था? दूध दही फल सब्जी आटा दाल चीनी सब मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? बोलो, मिल रहा था ना, घर आके देके जा रहे थे। तो प्रोडक्शन तो बंद नहीं हुई थी, सब कुछ चल रहा था। सिर्फ एक ही चीज नहीं बन रही थी, कोविड की वैक्सीन। वो भी 6 महीने में बना के दे दी उन्होंने, जिसको बनाने में 10 साल लगते हैं। उसके आफ्टर इफेक्ट्स अब भी थे, लेकिन कुछ जगहों पर प्रोडक्शन कम हुई थी बिकॉज ऑफ लैक इन डिमांड। हाँ भाई, कोविड था तो फिर शॉपिंग करने जा रहे थे ज़ारा, हैं जी बोलो। हाँ, कफन बिक रहा था, पता है कफन, वाइट क्लॉथ जिसमें बॉडी रैप होती है, उसकी डिमांड बहुत थी क्योंकि लाशें ही बहुत थी, है ना। 2 चीजें सबसे ज्यादा बिक रही थी, एक दवाई और एक राशन, बस। नाइके के जूते स्नीकर नहीं। हां, साइकिल चलाने वाली घर पे ट्रेडमिल, तब सबको चाहिए था इम्यूनिटी बढ़ जाए, ले आओ हल्दी ले आओ, फक्के मार लेते हैं, है ना, इम्यूनिटी बढ़ जाए, ले आओ कैप्सूल ले आओ, खाएं फटाफट इम्यूनिटी बढ़ा ले आओ काढ़ा पी लेते हैं, बस कोविड को हराना है। हां के ना? अब जिन चीजों की डिमांड कम थी उस दौरान, तो वो उस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नीचे नोट देंगे जी, लैक ऑफ लो प्रोडक्शन लो सेल्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टर्नओवर। डोलो पता है? डोलो डोलो तो पता होगा, छोटे से बच्चे को भी पता, बुखार हो तो ले लो। बेसिकली इट्स अ पैरासिटामोल एंड एक्लोफ्लैक का कॉम्बिनेशन। पैरासिटामोल तो नॉर्मल भी आती है, लेकिन इसमें 2 कॉम्बिनेशन हो गए, एक बुखार कम करेगी और एक्लोफ्लैक जो है वो पेन किलर है, तो बॉडी टूटती है बुखार में, उससे जल्दी रिलीफ हो जाता है और सेफ है, लिवर पे इफेक्ट नहीं डालती, डॉक्टर लोग ऐसा कहते हैं। दिन में 4 ले सकते हो, 24 घंटे होते हैं, दिन में 4 का मतलब 6-6 घंटे के बाद। हां के ना? कितने की डोलो बिकी होगी कोविड में? गिव अ वाइल्ड गेस। 600 करोड़। 600 करोड़ की सिर्फ पैरासिटामोल बिक गई, ओनली ऑफ डोलो ब्रांड, मतलब डोलो जिसका नाम है, 600 करोड़ की। ठीक, अब कौन सा सीजन चल रहा है? रेन तो है नहीं, सीजन चल रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, असम में आ चुका, नॉर्थ ईस्ट में आ चुका, दिल्ली बॉम्बे डूब चुका, हिमाचल मनाली उन पे फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं। अपने यहां बिजली आती है, कहां से आती पता है? बाखड़ा से भी आती है जी, और हिमाचल में बहुत सारे छोटे छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बने हुए हैं जहां से बिजली डेली लेवल पर वो बनाते हैं, एंड थ्रू द वायर्स वो डिफरेंट स्टेट्स में आती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पता है? पानी पड़ता है टरबाइन पे, टरबाइन घूमती है, पावर जनरेट होती है और बिजली पैदा हो जाती है। यस और नो? हाँ जी। अब फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, डैम्स के गेट्स खुल रहे हैं, सिल्ट पता है? सिल्ट, गारा मिट्टी पत्थर। तो अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट जो है चल रहे होंगे कि बंद होंगे? उनकी डेली की करोड़ों की प्रोडक्शन है, तो इस टाइम पीरियड के दौरान वो बंद हो जाते हैं। तो वो मेंशन करेंगे जी 2 महीने हमारी प्रोडक्शन कम क्यों थी? बिकॉज ऑफ रेन। तो आपको ये रीजन डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ताकि जो यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देख रहा है उसे पता हो कि रीजन क्या है। मारुति सुजुकी पता है जी, गुड़गांव में प्लांट है, दिन की बहुत सारी गाड़ियां बनती हैं, अगर 5 दिन भी प्लांट बंद हो जाए तो फिर सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। अब कोविड के दौरान एक चीज की शॉर्टेज हुई, जिसकी शॉर्टेज हम अभी तक भुगत रहे हैं। अब तो चाहे वो मैन मेड शॉर्टेज है, सेमीकंडक्टर चिप जो हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में लगता है। कोविड से पहले आपने गाड़ी खरीदनी है, चाहे ऑल्टो खरीदनी हो, चाहे मेबैक खरीदनी हो, चाहे लंबोर्गिनी खरीदनी हो, चाहे पोर्श खरीदनी हो, जेब में पैसा होना चाहिए, सुबह निकलो गाड़ी लेकर दोपहर को घर आ जाओ। आज की डेट में आपकी जेब में जो मर्जी है गाड़ी नहीं मिलेगी, अनलेस आप 1.5, 2, 3 लाख रुपए ब्लैक में ऊपर देने के लिए तैयार हो, वेटिंग पीरियड है।
वाई सो? बिकॉज उस दौरान जो सेमीकंडक्टर के चिप बनाते हैं उनकी फैक्ट्रीज कोलैप्स कर गई और उसकी शॉर्टेज हो गई, और शॉर्टेज वो अब तक चल रही है। लोग कहते हैं कि हाँ जी शॉर्टेज है, अब कोई शॉर्टेज नहीं है। तो वो शॉर्टेज की वजह से जितनी भी गाड़ियां थी, जो उनकी सेल थी, वो क्या हो गई? डिप हो गई। सो रीजंस फॉर लो टर्नओवर। नेक्स्ट प्लीज, क्या लिखा है जी अगला? मटीरियलिटी प्रिंसिपल। हाँ जी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बट गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सेल्स परचेज, बिल्कुल ठीक है जी, दैट इज एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मटीरियलिटी प्रिंसिपल कहता है वो पीस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मटीरियल है जिसकी नॉलेज होने से इन्वेस्टर या तो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर देगा या इन्वेस्ट नहीं करेगा। मींस दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज मटीरियल विच कैन impact the judgment of an informed investor or user of accounting information। तो वो सारी इंफॉर्मेशन मटीरियल है। मटीरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब यह नहीं है कि आपका एक खर्चा हो रहा है, आप उसे नहीं दिखाओगे। खर्चा आपका हो रहा है, उसे दिखाओगे ही दिखाओगे, लेकिन उसे हाईलाइट करने की जरूरत है कि नहीं है, वो डिपेंड करता है उस खर्चे की नेचर और अमाउंट पे। किस पे? सुना नहीं जी मेरे को। आपके बिजनेस की पूरे साल की सेल है 10 लाख रुपए। कितनी है जी पूरे साल की सेल? 10 लाख रुपए। और आपके पास एक बिल्डिंग है और आपने उस बिल्डिंग की रिपेयर एंड रेनोवेशन कराई है और उस पर आपने खर्चा किया है 2,50,000 का। कितना? पूरे साल की सेल कितनी है? मैं सेल की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। चोरी का माल नहीं बेचते आप, माल बनाते हो फिर बेचते हो, या खरीदते हो और फिर बेचते हो, और आपकी सेल है 10 लाख, तो प्रॉफिट कितना होगा? बिजनेस फैमिलीज को बिलोंग करते हो, और मैं पक्के के प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कच्चे वाले नहीं, काले वाले नहीं, चिट्टे वाले। 10%, 15%, 20%, 25%, दैट्स इट। इतना ही प्रॉफिट होगा। किताबों में तो इतना ही दिखाया जाता है, हाँ कि ना? तो 10 लाख की आपकी सेल है और आपका 2.5 लाख रुपया खर्चा कर दिया आपने किस पे? बिल्डिंग की रिपेयर्स पे। इज दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मटीरियल और नॉट? यू नीड टू डिस्क्लोज इट सेपरेटली और नॉट? आपको यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जस्टिफाई करना पड़ेगा, भैया ये 2.5 लाख का खर्चा बहुत जरूरी था, अगर ये 2.5 लाख का खर्चा ना करते तो बिल्डिंग का लेंटर टूट जाता, तो बिल्डिंग का फ्लोर फट जाता, हैजार्ड था ये, नहीं तो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती। यू हैव टू मेंशन इट। लेकिन अगर आपके बिजनेस की साल की सेल है 15 करोड़ की, कितने की? 15 करोड़ की, आपने 2.5 लाख की रिपेयर कराई बिल्डिंग पे, अब इसको ग्लोरीफाई करने की जरूरत है। रिपेयर टू कैश वहां भी है, रिपेयर टू कैश यहां भी है, लेकिन क्या आपकी ये इंफॉर्मेशन किसी यूजर के लिए जो है मटेरियल है? कि 15 करोड़ रुपए की सेल कर रहे हो और 2.5 लाख रुपए आपने रिपेयर पे खर्च कर दिया, इज इट मटेरियल और नॉट? बट अगर आपकी सेल 10 लाख की और आप 2.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ रिपेयर पे, देन इट इज मटीरियल। आइए जी, an item is material if its omission or misstatement can influence the decision of the user of financial statement। American Accounting Association कहती है an item should be regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor। Thus, whether an item is material or not will depend on its nature or amount। It thus means that it is a matter of exercising judgment to decide which item is material and which is not, and only those items should be disclosed that have significant effect or are relevant to the user। Example खुद पढ़ लो जी। पढ़ लिया जी? क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट वन जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, theoretically as well as practically in your school exam में, रिस्पेक्टिव ऑफ योर स्कूल, यू विल फाइंड इट। पढ़ के सुनाइए। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ये जो आपका प्रिंसिपल है, इट इज हाईलाइटेड बाय वन फ्रेज। क्या लिखा?
क्या लिखा है जी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब आप बना रहे हो, आपको कभी भी प्रॉफिट को एंटीसिपेट नहीं करना. डू यू नो एंटीसिपेशन? मीनिंग ऑफ एंटीसिपेशन, टू एक्सपेक्ट समथिंग. So you are not supposed to expect any profit unless it actually happens. आपने सेल करनी है गुड्स की, तो गुड्स की सेल किस पे करोगे? लॉस पे कि प्रॉफिट पे? बट जब तक सेल नहीं करोगे तब तक प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करोगे. आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, आपको मालूम है पॉश एरिया में और बहुत महंगी बिकेगी. जब तक बिकेगी नहीं तब तक आप प्रॉफिट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे. बट आपको दिख रहा है कि मेरे को लॉस होना है. क्या होना है? उसको आपको पहले से ही एंटीसिपेट करना पड़ेगा और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा. इससे क्या होगा? अगर आप अपने आप को पहले से ही किसी आने वाले लॉस के लिए तैयार रखते हो तो यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द लॉस और नॉट बेटर प्रिपेयर्ड. अगर आपको पता है आपको आने वाले टाइम पे लॉस होने वाला है तो आप क्या करोगे? खर्चा कम करोगे कि ज्यादा करोगे? जल्दी बोलो. और अगर आप उसे एंटीसिपेट ना करो और यूजुअली खर्चे करते रहो तो जब लॉस हुआ फिर दिक्कत होगी कि नहीं होगी? डेटर मालूम है कौन होते हैं? डेटर जिनको गुड्स बेचे जाते हैं किस पे? क्रेडिट पे. सारे डेटर पैसा दे देते हैं? पक्का दे देते हैं? बिजनेस की सबसे बड़ी दिक्कत हमारे कंट्री में तो यही है, बिजनेस करना नहीं, अपनी पेमेंट वापस लेना. खुद का बनाया हुआ माल उधार पे बेचकर उसी के पैसे लेने के लिए तरले मिन्नतें करनी पड़ती हैं और कई बार लिटिगेशन, कोर्ट में भी जाना पड़ता है अपने खुद के पैसे लेने के लिए. मीन्स इट इज इंपैरेटिव दैट एवरी ईयर आवर डेटर्स आर नॉट गोइंग टू पे अस सम मनी. यस और नो? सम मनी. ऐसा नहीं 50 लाख का माल बेचा, 50 का 50 लाख ही डूब जाएगा. कुछ तो डूबेगा. और ये कुछ क्यों डूबेगा? क्योंकि आप पिछले सालों के एक्सपीरियंसेस से ये बता रहे हो. अब कितना डूबेगा? वेरी सिंपल. हर साल की सेल उठा लो और हर साल के बैड डेट उठा लो, आपको चल जाएगा पता. वहां से एक परसेंटेज निकल जाती है तो उसे बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बैड डेट तो आपने सुना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. कैसे डेट्स? डेटर्स आपके पास है 10 लाख और हर साल आपको 5% का चूना लगता है. कितना चूना लगता है? 5% का. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. कहां पर है पता है? कौन से प्रिंसिपल पे? आपके डेटर्स हैं 10 लाख के और बैड डेट हो रहे हैं 5%. 10 लाख का 5% जी, 10 लाख का 5% तो 50,000 रुपया आप मान लोगे आपका नुकसान होने वाला है. और अगर अगले साल आपको बैड डेट हुए सिर्फ 20,000 के तो फिर आपका 30,000 रुपया बच गया. एक फ्रेज था जी, मैंने कल भी बोला था, बता दूंगा, पिछले वीक भी बोला था. क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस. वाई सो? बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. क्लोजिंग स्टॉक जी, कॉस्ट प्राइस इज 1 लाख, मार्केट प्राइस इज 1,25,000. प्लीज बताएं क्लोजिंग स्टॉक किस वैल्यू पे लिखा जाएगा? 1 लाख पे कि 1,25,000 पे? क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस. तो कितने पे लिखोगे? सुना नहीं? ये पढ़ना. आपका ये स्टॉक कल को बिकेगा कि नहीं बिकेगा? क्यों बनाया था? कभी तो बिकेगा. नहीं बिकेगा तो तुम बिक जाओगे.
1,00,000 का आपका स्टॉक है, उसकी मार्केट प्राइस 1,25 है। अगर उसे मार्केट प्राइस पे बेचोगे तो फायदा होगा कि नुकसान? कितने का? तो आपको अपनी स्टॉक को 1,25 पर रिकॉर्ड करना चाहिए फिर, क्योंकि मालूम तो है आपको 25,000 का फायदा होगा। डू नॉट एंटीसिपेट एनी प्रॉफिट। अगर आप उसे कितने पे रिकॉर्ड कर रहे हो? सुना नहीं जी? नहीं सुना? 1,00,000 पर रिकॉर्ड करो तो आप प्रॉफिट को एंटीसिपेट नहीं कर रहे। हाँ जी, कॉस्ट प्राइस 1,50,000, मार्केट प्राइस सुना नहीं जी? 1,00,000। हाँ जी, कितने पे रिकॉर्ड करोगे? 1,00,000। व्हाट इज 125? सुना नहीं? बेचा तो है ही नहीं आपने। बेचोगे तब नुकसान होगा ना। अभी तो हाल फिलहाल आपको आपका स्टॉक कितने का पड़ रहा है, लेकिन आप उसे बेचोगे कितने में? तो फिर जब 1,25 में बेचोगे तो क्या होगा? नुकसान। कितने का? बट आपने तो उसे कितने पे रिकॉर्ड किया? तो आपने 25,000 का नुकसान पहले ही मान लिया। हाँ के ना? डू नॉट एंटीसिपेट एनी प्रॉफिट बट डू प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। आया समझ जी? इस पूरे कॉन्सेप्ट को रीड करो। एक मिनट पॉज करना। पढ़ लिया जी? पढ़ने को बोला था। प्रूडेंस और conservatism principle is many a time described using the phrase do not anticipate profit but provide for all the possible. Stating differently, it takes into consideration all the prospective losses but not the prospective. The application of this concept ensures that the financial statements do not paint a better picture than what actually it is. For example, closing stock is valued at cost or net realizable value, that is market value, or making the provision for doubtful debt and discount on debtors in anticipation of bad debts and discount. ये तो हो गई जी आपकी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स। अब अगला जो पैराग्राफ है वो इसके नेगेटिव इंपैक्ट को बताता है। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब्स दैट एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी अकाउंटेड। अगली लाइन अंडरलाइन कर लो। Thus, as a result, liabilities may be overstated. It has a drawback as it may be used to create secret reserve by creating excess provision for doubtful debt, depreciation, etc. And thus, financial statements may not depict a true and fair view of the state of affairs of the business. पूरे पैराग्राफ को ब्रैकेट में डाल के लिख लो कि ये आपकी लिमिटेशन हो गई प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की। The concept of conservatism needs to be applied with caution and care so that reported results are not distorted. It may result in creation of secret reserve. मंजीत पॉज करना।